नमस्कार दोस्तों, एजुकेयर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल 2020 और 17 अप्रैल 2020 की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनेगी सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा सेशन हिंदी में रहने वाला है। ये आपके यूपीएससी, बैंक, एसएससी, पटवारी, रेलवे, डिफेंस, जिस भी गवर्नमेंट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। आज की फर्स्ट न्यूज है, एसबीआई ने एटीएम लेन देन शुल्क को माफ किया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसने क्या किया है, एटीएम के जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगते थे, जो सर्विस चार्ज लगता था, उसको माफ कर दिया है। फ्री ट्रांजेक्शन के बाद जो लगता था, तो ये कब तक के लिए माफ किया, ये 30 जून तक के लिए इसने माफ किया। उसके बाद कंटिन्यू रहेगा जैसा अभी प्रेजेंट में है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम के ट्रांजेक्शन चार्ज को माफ कर दिया। तो ये बैंक हमें याद रखना है किसने माफ किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब बात एटीएम की हो रही है, तो कुछ बातें मैं एटीएम से रिलेटेड आपको बताता हूं। कुछ रोचक होगी तो कुछ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो दुनिया में पहली बार एटीएम मशीन 27 जून 1966 को लंदन में लगाई गई थी। तो पहली बार एटीएम मशीन 1967 में आई थी। और भारत में यह एटीएम मशीन 1987 को मुंबई में लगाई गई थी। किसने लगाया था? एचएसबीसी बैंक ने, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग ऑफ कॉरपोरेशन ने ये एटीएम मशीन लगाई थी मुंबई में। अच्छा, जो ये एटीएम मशीन है इसे पूरी दुनिया में एटीएम कहा जाता है, लेकिन कनाडा देश में इसे एबीएम भी कहा जाता है, ऑटोमेटिक बिजनेस मशीन। अच्छा, जिन मशीनों का बैंक संचालन करता है उन्हें तो एटीएम कहते हैं, लेकिन जो बैंक संचालन नहीं करता उन्हें व्हाइट लेबल्ड एटीएम कहते हैं। जैसे आपके आसपास होंगे हिटाची के एटीएम, तो वो होते हैं व्हाइट लेबल्ड एटीएम। अच्छा, भारत में ये लगभग 35 लाख मशीनें लगी हुई है एटीएम की, जो धीरे धीरे अब कम हो रही है क्योंकि मोबाइल पेमेंट आ गया है, तो सब मोबाइल पेमेंट से ही पेमेंट करते हैं। तो अब एटीएम मशीनों का रुतबा कम हो रहा है, तो अब ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब बात एसबीआई की हो रही है, तो कुछ बातें एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब से पहले? 1955 से पहले। अच्छा, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। अभी इसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार अभी इसके चेयरमैन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी हिस्ट्री जानते हैं एक बार। तो 1806 में जब पहली बार बैंक बना तब उसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, लेकिन 1840 में इसका नाम बदल के कर दिया गया बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे कब किया? 1840 में। फिर 3 साल बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास कर दिया गया। फिर उसके बाद 1921 को इसको नाम बदल के कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर फाइनली 1955 को इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 को ही मानी जाती है। इसके चेयरमैन रजनीश कुमार, आपको मैंने बता ही दिया। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया। अनिश्चित समय का मतलब अभी तो कोई फिक्स नहीं है कब तक के लिए स्थगित किया गया है। जैसे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा इसकी डेट आ जाएगी, तब तक के लिए ये अनिश्चित माना गया है आईपीएल 2020। तो बीसीसीआई ने ये कहा है कि जब तक हमारा नोटिस नहीं आ जाएगा अगला, तब तक के लिए स्थगित रहेगा। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म बनती है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फुल फॉर्म बनती है। तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है कि आईपीएल को स्थगित किया गया है, जो अभी मार्च मई के बीच होना था। 29 मार्च से 24 मई तक होना था, लेकिन इसे भी स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, बीसीसीआई की बात चल रही है तो कुछ बात बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में 1928, हेडक्वार्टर आजादी से पहले इसकी स्थापना हो गई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। अभी इसके अध्यक्ष चेयरमैन है सौरव गांगुली, जो कि अभी न्यूली अपॉइंट है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, टाटा एआईएल लाइफ इंश्योरेंस ने कोविड-19 के पॉलिसी धारकों को अतिरिक्त फायदा देगी। तो कोविड-19 के पॉलिसी धारक इसमें कुछ खास है नहीं। ऐसा नहीं कि कोविड-19 के लिए लोगों ने पॉलिसी ले रखी है। इसमें यह कहना चाहता है कि जो टाटा की जो एआईएल लाइफ इंश्योरेंस के जो पहले जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है, उनको कोरोना वायरस के लिए अलग से कोई पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है। वो उन्हीं पॉलिसी वालों को अलग से मुआवजा देगा, अलग से उनको लाभ देगा। तो कितना? 5 लाख रुपए का देगा पॉलिसी धारक को, और एजेंट्स को भी ये फायदा देगा। तो एजेंट्स को क्या देगा? हॉस्पिटल्स के खर्चा, 25,000 रुपए का उनको हॉस्पिटल खर्चा देगा।
टाटा AIL लाइफ इंश्योरेंस अपने पॉलिसीधारकों और एजेंट्स को बिना अतिरिक्त चार्ज के ये लाभ देगा, और ऐसा करने वाली यह पहली भारत की बीमा कंपनी बन गई है जो पॉलिसीधारक को मृत्यु पर तो 5 लाख रुपए देगी और एजेंट को हॉस्पिटल खर्चे के रूप में 25,000 रुपए देगी। बात टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस की हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं। 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। टाटा की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। टाटा की स्थापना 1868 में हुई थी, लेकिन टाटा AIL लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2000 में। अभी टाटा लाइफ इंश्योरेंस के CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऋषि श्रीवास्तव। ऋषि श्रीवास्तव अभी यहाँ प्रेजेंट में CEO। हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इस न्यूज में इंपॉर्टेंट यही है कि ये भारत की पहली बीमा कंपनी बन गई है जो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के कोरोना वायरस के लिए पॉलिसीधारकों को अतिरिक्त लाभ देगी। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, मणिपुर सरकार ने जारी किया कॉमिक बुक्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, यानी कॉमिक्स बुक को ऑनलाइन कर दिया। कुल मिला के बात ये कहना चाहता है किसने? मणिपुर सरकार ने। तो ये पहला राज्य बन गया। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि पहला राज्य कौन बना है कॉमिक बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक करने वाला? मणिपुर सरकार। तो इनका करने का रीजन ये सिंपल है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, बच्चों के एजुकेशन पे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, उनकी एजुकेशन खराब ना हो, इसलिए कॉमिक बुक्स को ऑनलाइन कर दिया है। तो ये किस किस क्लास की गई है? तो ये 3rd, 4th और 5th क्लास की 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी? मैथ्स, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट स्टडीज और इंग्लिश सब्जेक्ट को इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर दिया। और उनका कहना है कि आने वाले समय में लगभग सभी क्लासेस की कर दी जाएगी, और अभी स्टार्ट में 3rd, 4th और 5th क्लास की ही की गई है। कॉमिक बुक कौन सी होती है? आप देख सकते हैं इमेज में, ये होती है कॉमिक बुक जो इमेज के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है। अच्छा, अब और क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए और ये है कि ये जो आपको कॉमिक बुक है जो ये मणिपुर की www.manipur.education.gov.in पे ये बुक आपको मिलेगी। तो आप अगर चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये मणिपुर ने किया, तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की कैपिटल यानी राजधानी है इम्फाल और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज में यह बनता है कि मणिपुर सरकार ने कॉमिक बुक्स इलेक्ट्रॉनिक्स करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, अमेरिका ने भारत को एंटीशिप मिसाइलों और टॉर्पीडो देने की मंजूरी दे दी है। तो अमेरिका भारत को अब एंटीशिप मिसाइलें और टॉर्पीडो सेल करेगा। तो अब अमेरिका को, अभी भारत को आपको पता है भारत ने अमेरिका को अभी क्लोरोक्विन जो मेडिसिन भेजी थी जो कि मलेरिया की दवाई थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो अब अमेरिका भी भारत को एंटीशिप मिसाइलें और टॉर्पीडो सेल कर रहा है। ऐसा नहीं उसके बदले में, लेकिन ये अमेरिका ने अब नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम आपको एंटीशिप मिसाइलें और टॉर्पीडो देंगे। तो ट्रंप प्रशासन ने भारत को क्षेत्रीय खतरों, रक्षा और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। अब ये एंटीशिप मिसाइलें और ये टॉर्पीडो क्या होती है? तो समुद्र के सतह से सतह पर वार करने और समुद्र के अंदर दुश्मन पर हमला करने में ये मिसाइलें सक्षम है। तो ये हमारे जल सेना को काफी मजबूत करेगी ये एंटीशिप मिसाइलें और टॉर्पीडो। तो हमारे लिए इस न्यूज में इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि एंटीशिप मिसाइलें और टॉर्पीडो कौन देगा भारत को? तो वो अमेरिका देगा। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, सामाजिक नवाचार के लिए टाटा पावर ने एडिसन पुरस्कार जीता। तो टाटा पावर जो कि भारत की सबसे बड़ी बिजली पावर कंपनी है, उसने एडिसन पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया और क्या है ये पुरस्कार? तो एडिसन पुरस्कार उन्हीं को दिया जाता है जिसने बिजली जगत में नवीनता और सामाजिक नवाचार लाया हो। ये पुरस्कार उसी को दिया जाता है। तो टाटा पावर ने क्या किया था? 2007 में एक अभियान चलाया था, उसका क्या नाम है? क्लब एनर्जी #स्विच ऑफ टू स्विच ऑन। ये अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत उन्होंने 533 स्कूलों को जोड़ा था और 533 स्कूलों को जोड़कर 29.8 मिलियन यूनिट को बचाया था। मतलब 29.8 मिलियन यूनिट उन्होंने बिजली की बचत की थी, इसलिए पुरस्कार उनको दिया गया। ये एक समाज में नवाचार था। अब बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का हेडक्वार्टर मुंबई में और अभी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी है प्रवीर सिन्हा। प्रवीर सिन्हा टाटा पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ये हमें पता होना चाहिए। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2nd G20 में भाग लिया। तो फर्स्ट में किसने भाग लिया? तो फर्स्ट में लिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और सेकंड में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लिया था। अच्छा, ये निर्मला सीतारमण ने ही क्यों लिया? क्योंकि ये सेकंड जो मीटिंग थी वो वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की ही थी, तो इसमें वित्त मंत्रियों का ही पार्टिसिपेट लेना था। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का है, अभी कोई इधर से उधर जा भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये मीटिंग हो गई। तो ये मीटिंग हुई वर्चुअल सेशन के थ्रू, यानी जो प्रोजेक्टर होता है लाइव होता है
उससे उसके थ्रू ये हुई थी, वर्चुअल सेशन से ये बैठक हुई थी। और अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की? ये इसने की थी सऊदी अरब ने। तो हर किसी भी समिट या किसी भी मीटिंग की कोई ना कोई एक देश उसकी प्रेसिडेंसी करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। तो इस बार G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। अच्छा, इस बैठक का उद्देश्य क्या था? इस बैठक का उद्देश्य था जो कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है, तो इस बीच, इस संकट के बीच वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना, लोगों के जीवन और आजीविका की सुरक्षा पर बात करना, और कमजोर वर्गों के लिए भारत ने क्या कदम उठाए हैं या और अपने अपने देश ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इस बात पर चर्चा करना, ये इस G20 सेकंड पार्ट का उद्देश्य था। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बनता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेकंड G20 पार्टिसिपेट किया। और इसे किसने होस्ट किया? तो इसने सऊदी अरब की अध्यक्षता में होस्ट किया गया। ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं अब अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित। तो अभी आपको पता है सभी गेम्स स्थगित हो रहे हैं, सभी समिट्स स्थगित हो रही है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति जो चाइना में होनी थी, इसे चाइना मेजबानी करने वाला था, लेकिन ये अभी कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन्ड हो गई है। और कौन सा सत्र था? ये 44वां सत्र था। अब इसे कैंसिल कर दिया गया है। 44th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी थी जिसे कैंसिल कर दिया गया है। अब कब होगी? अभी इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन ये होगी कहां पे? चाइना में ही होगी। आगे जब भी होगी ये चाइना में ही होगी। अब बात कर लेते हैं चाइना की, चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा यहाँ चलती है रेन बिंगबिंग, और राष्ट्रपति यहाँ पे सी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट है। यूनेस्को की भी बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात करें संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके डायरेक्टर महानिदेशक है ऑड्रे अजोले इसके महानिदेशक है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करना पड़ेगा हमें। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है आंध्र प्रदेश सरकार ने YSR निर्मल और कोविड-19 पोर्टल जारी किया। एक चीज मैं आपको बताऊं, YSR जिस भी स्कीम के आगे लग जाए वो समझ ला आंध्र प्रदेश सरकार की है, YSR। और जिसके आगे मौ लग जाए वो किसकी होगी? मैंने आपको कल बताया था, वो होगी उड़ीसा सरकार की। तो जिस स्कीम के आगे मौ लगे वो उड़ीसा सरकार की, जिसके आगे YSR लगे वो आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश ने अभी YSR निर्मल और कोविड-19 पोर्टल जारी किया है। अब ये क्या होती है YSR निर्मल और कोविड-19? तो YSR निर्मल में जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट योजनाएं जो चल रही है, सरकार की योजनाएं चल रही है, आवास योजना हो चाहे पोलावर योजना हो, वहां की योजना है पोलावर, तो वो जो कंस्ट्रक्शन का ही काम है। तो उनमें सीमेंट पहुंचाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है, सिर्फ सीमेंट पहुंचाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। जिस भी कंस्ट्रक्शन कंपनी को जरूरत है सीमेंट की, तो वो इस YSR पोर्टल के थ्रू वो ले सकता है। उनको बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो मिलेगी। तो YSR निर्मल इसलिए लॉन्च किया गया है। जो सीमेंट बनाने वाली कंपनी है वो भी इसी पे कांटेक्ट करेगी और जिसको चाहिए वो भी इसी पे कांटेक्ट करेगी। और कोविड-19 पोर्टल क्या है? तो जितने भी MSMEs है यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कोविड-19 पोर्टल क्या है। तो MSME जो निर्माता है, कौन से? सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो इंडस्ट्रीज है, उनको जो अभी मेडिकल इक्विपमेंट जो बना रही है, चाहे वो मास्क से संबंधित हो चाहे मेडिसिन से संबंधित हो, वो बना रही, तो उनमें जो आवश्यक जो चीजें होती है उनकी पूर्ति के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है कि अगर कोई भी MSME मेडिकल से रिलेटेड कोई बना रही है और उसको किसी चीज की जरूरत है और वो मिल नहीं रही, तो इस पोर्टल के थ्रू ले सकता है कोविड-19 पोर्टल। तो ये काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एग्जाम के लिए भी और वैसे भी अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके अनुसार भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा YSR निर्मल और कोविड-19 पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो वो आंध्र प्रदेश सरकार ने। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बस एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछ लिया जाएगा YSR निर्मल किस राज्य ने लॉन्च की और कोविड-19 पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया। तो हमारा आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश सरकार ने। अच्छा, अभी बात कर रहा था मैं MSME की, सूक्ष्म, लघु और मध्यम, ये कौन कौन सी कंपनी होती है? तो सूक्ष्म वो होती है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, और लघु वो होती है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में होता है, और मध्यम वो होती है जिनका टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में होता है। ये होती है सूक्ष्म, लघु और मध्यम। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है विनीत अरोड़ा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO बन गए हैं। तो विनीत अरोड़ा जी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के
मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। हमारे लिए इस न्यूज में इतना ही इंपॉर्टेंट बनेगा कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के हाल ही में एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं। आपको बताना है वे कौन है, तो हमारा आंसर होना चाहिए विनीत अरोड़ा। तो विनीत अरोड़ा पहले किस कंपनी के सीईओ थे? वो पहले एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ थे। किसके? एगोन लाइफ इंश्योरेंस। ये हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट बनता है, इंपॉर्टेंट रादर ये बनता है कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के अभी एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया? तो विनीत अरोड़ा को। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब बात करते हैं पेटीएम जनरल इंश्योरेंस की। तो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस में पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और अभी पेटीएम के एमडी एंड सीईओ कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता अभी पेटीएम के एमडी एंड सीईओ है। तो हमारे लिए इस न्यूज में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट बनेगा, मैं फिर बोल रहा हूं कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ किसे बनाएंगे? विनीत अरोड़ा को। यह रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज फिर से अपॉइंटमेंट की है। अजय महाजन को केयर रेटिंग के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए। अजय महाजन को केयर रेटिंग्स के नए एमडी एंड सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं ये केयर रेटिंग क्या होती है। आप इसको उससे कंपेयर मत कीजिए जो हमारी जीडीपी रेट निकालने वाली जो रेटिंग कंपनियां होती है वो, ये अलग होती है। कौन सी? जो हमारी सिविल चेक करती है ना, वो होती है केयर रेटिंग। तो ये चेक करती है कंपनीज का सिविल। तो कंपनीज का सिविल, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इससे पहले केयर रेटिंग की, हर कंपनी की रेटिंग देखेंगे, उसके बाद वो सही कंपनी में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए है ये केयर रेटिंग। तो इन्होंने क्या किया? अभी अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। किसे? अजय महाजन को, अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिर इसमें इतना ही बनेगा कि केयर रेटिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया? तो अजय महाजन को। और ये अजय महाजन राजेश मोकाशी की जगह लेंगे, यानी राकेश मोकाशी तो रिटायर्ड होंगे और अजय महाजन अपॉइंट होंगे। और हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट यह बनेगा केयर रेटिंग की स्थापना कब हुई थी? 1993, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बस इतना हमारे लिए इसमें में और इंपॉर्टेंट रहेगा कि फिर से मैं बताता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा कि अजय महाजन किसके एमडी सीईओ बनाएंगे? केयर रेटिंग से। और केयर रेटिंग्स की स्थापना कब हुई थी? 1993 में और मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। दैट्स सिंपल। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है अब्देलोहाब आयशा उई ने 13वां अंतरराष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार जीता है। क्या? अब्देलोहाब आयशा उई ने 13वां अंतरराष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार जीता है। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में यह रहेगा कि अरब फिक्शन पुरस्कार किसने जीता? अब्देलोहाब आयशा उई ने। और इंपॉर्टेंट क्या बनेगा? और इंपॉर्टेंट यह बनेगा ये पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया? इनके उपन्यास द स्पेक्ट्रम कोर्ट के लिए इन्हें दिया गया, जो 2018 में जारी किया गया था। द स्पेक्ट्रम कोर्ट किसे दिया गया? अब्देलोहाब आयशा उई को। क्या नाम है उस पुरस्कार का? अरब फिक्शन पुरस्कार। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा, अब बात करते हैं अरब फिक्शन पुरस्कार की। क्या होता है अरब फिक्शन पुरस्कार? तो अंतरराष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार, ये दुनिया, अरब दुनिया जो होती है ना, वहां की क्लब कंट्रीज, वहां का प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार है, जो द बुकर प्राइज ऑफ फाउंडेशन लंदन द्वारा इसे समर्थन में चलाया जाता है। जो द बुकर प्राइज फाउंडेशन लंदन की है उसके समर्थन में इसे चलाया जाता है, उसका सपोर्ट इसको मिलता है, तब ये अरब फिक्शन पुरस्कार जो चलती है। इसे और फाइनेंशियल सपोर्ट करता है आबू धाबी का पर्यटन विभाग। तो आबू धाबी पर्यटन विभाग इसे फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। और वैसे सपोर्ट कौन करता है? द बुकर प्राइज फाउंडेशन लंदन। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। इस न्यूज में हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है कि अब्देलोहाब आयशा उई को अरब फिक्शन पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सहयोग नामक मोबाइल ऐप व पोर्टल लॉन्च किया है। अभी कुछ दिनों पहले आरोग्य सेतु लॉन्च किया गया। आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल अपनी 7 बातों में इस बात को इंक्लूड किया है कि आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड करना चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन भी आपको ये है कि आपको इसे जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि काफी हेल्पफुल है। तो अब ये एक सहयोग आ रहा है जो कि उसके बाद ये काम करेगा। जैसे अभी जो आरोग्य सेतु है उसका जो काम क्या है, अभी कोरोना वायरस के बारे में, तो कोरोना वायरस जैसे खत्म होगा उसके बाद सहयोग अपनी स्थिति को बताएगा। जो कंडीशन अभी हमारी जो कोरोना वायरस के बाद जो हुई है उसको कौन बताएगा? सहयोग बताएगा। तो एकीकृत भू स्थानिक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जो क्या करेगा? महामारी के बाद सामाजिक आर्थिक प्रभाव को संभालने के लिए एक विशिष्ट रणनीति तैयार करेगा, जिससे निर्णय लेने में मदद मिलेगी। तो सहयोग के बाद यह पता चलेगा कहां कहां पे कितना हॉटस्पॉट रहा, कितने गंभीर स्थिति कहां पे बनी हुई थी और किसने कैसी रिकवर किया। तो ये चीजें सहयोग में मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कोरोना वायरस के जाने के बाद। तो हमारी जो आर्थिक
स्थिति है उसको सुधारने में। हमारे लिए इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, हमारे लिए इस न्यूज़ में इतना ही इंपॉर्टेंट बनेगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है, सहयोग नामक मोबाइल ऐप पोर्टल लॉन्च किया है। और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी है डॉक्टर हर्षवर्धन। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, चांदनी चौक नई दिल्ली। चांदनी चौक नई दिल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र है। यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है दिग्गज अभिनेता रंजीत चौधरी का हाल ही में निधन। तो रंजीत चौधरी कौन थे, दिग्गज अभिनेता थे। किसमें, फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, इन सभी फील्ड्स में वो काम करते थे। रंजीत चौधरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कहां से थे, मुंबई से। हमारे लिए किसी निधन में इंपॉर्टेंट इतना बनता है कि उनका नाम क्या है, रंजीत चौधरी। वो किस क्षेत्र से थे, वो अभिनेता थे। किसके, फिल्म, टेलीविजन और थिएटर में वो अभिनेता थे और वो मुंबई से थे। बस इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है IMF ने भारत की GDP 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसने भारत की GDP ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की दर क्या रहने का अनुमान लगाया है, 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म बनती है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स इसके वाशिंगटन DC अमेरिका में है। वाशिंगटन DC अमेरिका में इसके हेडक्वार्टर्स है। अभी इसके डायरेक्टर अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी अध्यक्ष है, यानी उसके डायरेक्टर है। इससे पहले क्रिस्टलिना लिगार्डी हुआ करती थी। क्रिस्टलिना लिगार्डी इसकी हेड हुआ करती थी। अभी वो यूरोपियन यूनियन की हेड है। हम अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि IMF की हेड कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और यूरोपियन यूनियन की हेड कौन है, क्रिस्टलिना लिगार्डी। GDP की और ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो इनके प्रिडिक्शन कौन कौन क्या क्या लगा रहा है, तो ये तो IMF ने लगाया 1.9%। अब बात करते हैं IMF से पहले किस किस कंपनी ने क्या क्या अनुमान लगाया है, किस किस संस्था ने क्या क्या अनुमान लगाया है, तो इसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इसमें भी लिख गया, यहाँ पे P आएगा, GDP। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2020-2021 की IMF ने सबसे कम लगाया है 1.9%। 1.9% IMF ने सबसे कम लगाया है। उसके बाद लगाया फिच रेटिंग ने 2%। फिच रेटिंग ने 2% रहने का अनुमान लगाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने लगाया 2.6%। 2.6% किसने लगाया, SBI ने। S&P ने और क्रिसिल ने, दोनों ने सेम लगाया 3.5%। 3.5% S&P ने और क्रिसिल ने लगाया है। इंडिया रेटिंग ने कितना लगाया, इंडिया रेटिंग ने लगाया सेम लगाया। इंडिया रेटिंग ने कितना लगाया, तो इंडिया रेटिंग ने लगाया 3.6%। 3.6% किसने लगाया, इंडिया रेटिंग ने। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जो कि ADB की रिपोर्ट है, इसने क्या लगाया, 4%। 4% एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने लगाया है। यूनाइटेड नेशंस ने लगाया 4.8%। 4.8% किसने लगाया, यूनाइटेड नेशन का। तो ये बढ़ते क्रम में आप देख पा रहे हैं, ये बढ़ते क्रम में, तो आपको इसी सीक्वेंस में आप याद करोगे तो आपको इजीली याद होंगे। IMF ने कितना लगाया, SBI ने, क्रिसिल, जो भी आपको दिया हुआ है वो किस किस ने क्या क्या लगाया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया, आपको अच्छा लगा है। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर देवे, और मैं तो ये चाहता हूं आप तो सब इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, इसको शेयर जरूर से कर देवे। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।